राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर अपन अपना 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 10 से लेके 100 के बीच में ऐसे कितने प्राइम नंबर होंगे जिनकी डिजिट्स को अगर रिवर्स किया जाए तो नंबर भी प्राइम नंबर ही बने। तो यहां पर आप देखिए, अपन बोल सकते हैं कि 10 से लेके 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उन सबको अपन को लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप कुछ नंबर को स्किप कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं, 2 डिजिट का नंबर है, अगर यहां पर इवन आया आपके पास इवन नंबर, तो जब आप इसको रिवर्स करोगे तो रिवर्स करने पे यूनिट डिजिट आपकी इवन बन जाएगी। और अगर यूनिट डिजिट इवन आई तो नंबर 2 का मल्टीपल हो जाएगा, और अगर नंबर 2 का मल्टीपल है तो फिर वो कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। सेम तरीके से अगर यहां पर 5 आया तो इधर 5 आएगा रिवर्स करने पे, और फिर से अगर यूनिट डिजिट 5 बनी तो भी नंबर प्राइम नहीं हो सकता, बिकॉज वो 5 का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि इवन नंबर और 5 नंबर, 5 से मिलके बनने वाले जो भी प्राइम नंबर है उनको आप हटा सकते हो। तो केवल अपने पास 4 ही पॉसिबिलिटी बनती है, 1, 3, 7 और 9। तो यहां पर कुछ नंबर्स अपन ने डायरेक्टली स्किप कर दिए। तो अब देखिए, 1 से जो है 11 बनेगा, 13 बनेगा, 17 और 19। इनको अगर आप रिवर्स करोगे तो 11, 31, 71, 91। यहां पर मैं बोल सकता हूं 11, 31, 71 तीनों ही प्राइम नंबर है, लेकिन 91 अपना प्राइम नंबर नहीं है। इस वजह से आप 19 को यहां पर नहीं ले सकते, बिकॉज 91 इक्वल टू होता है 13 इंटू 7। फिर 3 से अगर मैं बात करूं तो 31 हो जाता है और 37 हो जाता है। इसका अगर आप रिवर्स करोगे तो 13 और 73। फिर से ये दोनों भी प्राइम नंबर है। इसके अलावा 7 से अगर अपन चले तो देखिए, 7 से 71, 73 और 79। इनका अगर आप रिवर्स करोगे तो 17, 37 और 97। ये तीनों भी आपके पास प्राइम नंबर है, तो ये तीनों भी हो गए सेटिस्फाई। फिर 9 से केवल एक ही प्राइम नंबर होता है, 97, और इसका अगर आप रिवर्स करोगे तो 79 बनेगा, जो कि प्राइम नंबर होता ही है। तो मैं बोल सकता हूं 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो टोटल 9 ऐसे नंबर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अपन को दे रखी है। फिर उस सर्किल में एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, और उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगा। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी सर्किल में स्क्वायर इंस्क्राइब्ड होता है तो उस केस में स्क्वायर का डायगोनल और सर्किल का डायमीटर हमेशा बराबर होता है, सेम होता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जैसे इसको मैंने डी बोल लिया, डी फॉर डायगोनल भी बोल सकते हो और डायमीटर भी बोल सकते हो। स्क्वायर की साइड को मैं ए बोल देता हूं। तो यहां पर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहां से आ गया अपने पास ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2। और ए स्क्वायर क्या हो जाता है? स्क्वायर का एरिया। दैट मीन्स कि अपन को यहां पर डी स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, इसको कैसे निकालेंगे। तो यहां पर ये जो सर्किल है ये इन सर्किल है, इन सर्किल की रेडियस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस, जहां पर डेल्टा होता है इस ट्राइंगल का एरिया और एस हो जाता है सेमी पेरीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में आप इसको डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, दिस इज इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिवाइड बाय 2√3। तो यहां पर आप देखिए, साइड आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो यहां पर अगर मैं 24 डालूंगा और अपन को डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर रेडियस का डबल हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइड बाय √3। तो डायमीटर बन जाएगा आपके पास 24/√3। 24/√3 का मतलब हो गया 8√3। तो यहां पर अगर आप एरिया निकालोगे तो ये हो जाएगा 8√3 इंटू 8√3 डिवाइड बाई 2। 2 से 4 बार में 8 चौकू 32 और 32 दिए 96। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक डायग्राम आपको दे रखा है। इस डायग्राम में बोला जा रहा है कि ए बी जो है वो सीई के पैरेलल है। ए जी जी डी डी एच एच बी ये चारों आपस में बराबर है। ये ए जी जी डी डी एच और एच बी। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से आपके पास यहां पर करेक्ट है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक तरीके से अपन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, और ट्राइंगल 4 तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं। एक तो अपने पास होता है एस एस साइड एंगल साइड, एक होता है ए एस ए एंगल साइड एंगल, एक होता है ट्रिपल एस साइड साइड साइड, और एक होता है आर एच एस। तो यहां पर अपन इन चारों में से ही किसी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन से बोल रहा है एसीजी और बीईएच। ये अपना एसीजी हो गया, ये हो गया अपना बीईएच। चलिए इन दोनों को पहले देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं बोल सकता हूं कि एजी जो है वो बीएच के बराबर है। ये तो अपन को डायरेक्टली गिवन ही है।
इसके अलावा दोनों में ही एक एक एंगल 90 डिग्री है, एंगल जी इक्वल टू एंगल एच, ये भी अपन को गिवन है। अब देखिए यहां पर तीसरा क्या इक्वल करेंगे, तो तीसरा ये जो सी जी है ये अपने पास इक्वल हो जाएगा ई एच के। ये कैसे हुआ, तो देखिए इसको समझते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि ए बी जो है वो ईसी के पैरेलल है, और सी जी और ई एच ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, बिकॉज ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं। तो अपन जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी परपेंडिकुलर बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसको आप एक तरीके से ए बी ई सी को समझ सकते हो कि ये आपका ट्रेपेजियम है, और सी जी और ई एच इसकी हाइट हो गई। तो एक ट्रेपेजियम में जितनी भी हाइट बनेगी वो आपस में इक्वल होगी, तो मैं बोल सकता हूं कि सी जी और ई एच अपने आप में इक्वल हो जाएगा। तो ये एस ए एस रूल से दोनों जो ट्राइंगल है वो आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो स्टेटमेंट 1 आपका सही है। अब चलिए स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है आपको, सी डी ई ये वाला है, फिर डी ई बी ये वाला है, और डी सी ए ये वाला है। तो ये तीनों ट्राइंगल आपको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो एक बार में अपन दो ले लेते हैं। दो मैं कौन कौन से ले रहा हूं, देखिए एक तो मैं ले रहा हूं सी डी ई, और एक मैं ले रहा हूं डी ई बी। पहले इन दोनों को देखते हैं। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं सी डी ई बीच वाले में, और डी ई बी ये एकदम राइट वाले में, तो देखिए इनमें यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये डी बी है, ये डी बी जो है वो आपके पास जी एच के बराबर होगी। कैसे होगी बताने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है। नहीं तो आप लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी एच इज इक्वल टू एच डी, और एच डी इज इक्वल टू जी डी। तो यहां पर अगर आप बी एच और एच डी का सम करेंगे तो ये आ जाएगा बी डी, और इधर आप अगर एच डी और जी डी का सम करेंगे तो ये आ जाएगा एच जी। तो मैं बोल सकता हूं कि बी डी और एच जी बराबर होगा, और ये जो एच जी है ये आपके पास ई सी के बराबर होगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं जी एच ई सी ये एक तरीके से रेक्टेंगल हो गया, बिकॉज जी सी और ई एच ये इक्वल है और परपेंडिकुलर है, और ये जो जी एच और ई सी है ये पैरेलल लाइन है, तो फिर इनको इक्वल भी होना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगल हो जाएंगे। तो अपोजिट साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो मैं बोल सकता हूं कि बी डी और ई सी ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हो गया अपने पास ई सी, दिस इज इक्वल टू बी डी। तो देखिए एक तो ये अपने पास इक्वल हो गया। दूसरा यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। कैसे हुआ, ये हो गया अपने पास अल्टरनेट अपोजिट एंगल। यहां पर आप देख सकते हैं जेड शेप में एंगल बन रहे हैं, जहां पर ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन आपस में पैरेलल है। तो जब कभी भी इस तरीके से जेड शेप में एंगल बने जहां पर ऊपर और नीचे वाली लाइन पैरेलल हो, तो फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, और इनको अपन अल्टरनेट अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो एंगल सीई डी है ये आपके पास बराबर हो गया एंगल बी डी ई के। तो यहां पर दो चीज तो हो ही गई। अब तीसरा यहां पर आप देख सकते हैं ईडी जो है वो दोनों में ही कॉमन है, वो सी डी ई में भी है और डी ई बी में भी है। तो मैं बोल सकता हूं कि डी ई जो है वो दोनों में कॉमन है। तो फिर से यहां पर भी साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल भी अपने पास कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और सेम चीज आप सी डी ई और ए सी डी इसके लिए भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर भी सेम तरीके से सी डी कॉमन हो जाएगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल होंगे, और ए डी जो है वो सीई के बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये डी सी ए, ठीक है। तो ये तीनों आपस में हो गए। ऐसा मतलब ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला इसके भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एक तरीके से हो गया एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड। तो अपन बोल सकते हैं कि भैया आपस में एक्स जो है वो जेड के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट 2 भी अपना सही है। अब देखिए स्टेटमेंट 3 के बारे में अपन क्या बोले, यहां पर बोल रहा है एच एफ बी, ये वाला है एच एफ बी, और ए एफ जी ये वाला है ए एफ जी। तो यहां पर ए एफ जी और एच एफ बी के बारे में कायदे से नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता, क्योंकि यहां पर इनने एफ की पोजीशन को फिक्स नहीं करा। अगर ये डी और एफ को ज्वाइन करके एक वर्टिकल लाइन बना देते जो कि परपेंडिकुलर होती है ए बी के, तो फिर उस केस में अपन कह सकते थे। लेकिन अभी जब तक एफ की पोजीशन फिक्स नहीं है तब तक नहीं कहा जा सकता। और कभी भी डायग्राम में देख के ये ना सोचे कि डायग्राम में मुझे डी के नीचे लग रहा है तो ये एकदम नीचे ही होगा। तो ऐसा देखिए कतई जरूरी नहीं होता। डायग्राम तो कैसे भी बनाया जा सकता है। इसको अगर मैं एफ को थोड़ा इधर कर देता लेफ्ट में या उधर राइट में कर देता तो फिर आपको वैसा लगता। ये तो डायग्राम बनाने वाले के ऊपर है। ये ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये एकदम पक्के तौर पर यही डायग्राम है, इसलिए अपन इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो 1 और 2 सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
80 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ स्प्रिट एंड वाटर इन द रेशियो 7:9 इज इन कंटेनर ए। देखिए कंटेनर ए है जिसमें स्प्रिट और वाटर का आपको रेशियो दे रखा है 7:9 और इसमें जो मिक्सचर है वो है 80 लीटर। फिर बोला जा रहा है 20 लीटर्स आर ट्रांसफर टू कंटेनर बी, इसमें से 20 लीटर अपन ने कंटेनर बी में ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है, जब कभी भी अपन मिक्सचर को ट्रांसफर करते हैं तो वो उसी रेशो में ट्रांसफर होता है जिस रेशो में वो था। जैसे कि यहां पर 7:9 के रेशो में था तो 7:9 के रेशो में ही ट्रांसफर होगा, बस कितना होगा 20 लीटर। तो अब आप चाहे तो 20 लीटर को 7:9 के रेशो में तोड़ के स्प्रिट और वाटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर भी मैं बोल सकता हूं कि जो रेशियो होगा वो 7:9 ही बनेगा, किसका, स्प्रिट और वाटर का। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो यहां पर आप चाहे तो स्प्रिट और वाटर की वैल्यू निकालते जाए और फिर उससे सोल्व करते जाए, वैसे भी हो जाएगा, और एक यहां पर अपन चाहे तो रेशियो मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए रेशियो मेथड की बात करते हैं, यहां पे थोड़ा कुछ अलग देखते हैं। तो रेशियो मेथड कैसे लगेगा, अगर मैं बात करूं यहां पर ये जो कंटेनर ए है इसमें स्प्रिट कितना है, तो देखिए टोटल जो क्वांटिटी है वो है 7 + 9 दैट इज 16 यूनिट। इस 16 यूनिट में से 7 यूनिट अपने पास स्प्रिट है, तो स्प्रिट हो गया 7/16। अगर आप निकालना चाहोगे नंबर में तो आप 80 का 7/16 कर दीजिए तो आपको ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये 7/16 के रेशियो में ही कंटेनर बी में जाएगा। कंटेनर बी में अपन ने 20 लीटर मिक्सचर डाला था, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 20 का जो है वो 7/16 रहेगा। 20 का कितना जाएगा 7/16, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए जब अपन ने 20 लीटर कंटेनर बी में डाल दिया, कंटेनर ए में 80 लीटर था तो 80 में से 20 अगर चला गया तो अपने पास 60 लीटर रह गया। 60 लीटर आउट ऑफ 80 दैट इज कितना आ गया 3/4, मतलब 3/4 पूरा मिक्सचर रह गया। तो जो स्प्रिट होगा वो 7/16 का 3/4 हो जाएगा। मैं बोल सकता हूं कि 7/16 का 1/4 हिस्सा जो है वो कंटेनर बी में चला गया, तो इसमें कितना रह गया 3/4। सेम तरीके से अगर वाटर की बात करें तो वाटर अपना टोटल कितना है 9/16, तो वाटर भी जो है वो 9/16 का 3/4 कंटेनर ए में रह जाएगा और कंटेनर बी में 9/16 का 1/4 चला जाएगा। अब यहां पर आप देखिए आगे बोला जा रहा है देन 20 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू ए में 20 लीटर अपन ने पानी मिलाया। स्प्रिट के बारे में कुछ भी नहीं बोला, मतलब स्प्रिट को नहीं छेड़ा, स्प्रिट उतनी ही है जितनी पहले थी। फिर बोला अगेन 32 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम ए इज ट्रांसफर टू बी, फिर 32 लीटर मिक्सचर जो है वो ए से बी में ट्रांसफर किया। अब देखिए ये जो 32 लीटर मिक्सचर है इसमें स्प्रिट कितना जाएगा, तो स्प्रिट जितना कंटेनर ए में जिस रेशियो में है उसी में जाएगा। और कंटेनर ए में अगर मैं बात करूं तो कितना रह गया था 21/64, 21/64 यूनिट रह गया था, तो इसी रेशियो में वो कंटेनर बी में जाएगा। कंटेनर बी में टोटल मिक्सचर अपन ने 32 लीटर डाला, तो 32 का 21/64 ये जो है आपके पास कंटेनर बी में ट्रांसफर होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो कंटेनर बी में अपना टोटल स्प्रिट जाएगा वो इतना जाएगा। अब यहां पर आपसे कंटेनर बी में वाटर और स्प्रिट का रेशियो पूछ रहा है, तो देखिए ये टोटल अपना स्प्रिट गया, लेकिन यहां पर टोटल कितना अपन ने मिक्सचर डाला, पहले 20 लीटर डाला था फिर 32 लीटर डाला था, दैट मीन्स कि 52 लीटर डाला, तो आउट ऑफ 52 लीटर ये स्प्रिट की क्वांटिटी है। तो यहां पर अगर आप रेशियो निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास मतलब जैसे अगर मैं स्प्रिट को निकालना चाहूं कि स्प्रिट कितना है तो दिस डिवाइड बाय 52, अगर मैं फ्रैक्शन में निकालना चाहूं स्प्रिट की वैल्यू 52 हो गई अपनी टोटल वैल्यू। तो चलिए इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे काफी कुछ आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से 5 बार में, 4 से 8 बार में, 4 से 13 बार में, फिर ये 8 से 8 बार में, ऊपर नीचे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा 42, 35 + 42 हो गया 77, तो ये आ जाएगा आपके पास 77/16 × 13, 16 × 48 की 8, 4 के नीचे लगे 16 कम 16 और 4 20, तो ये आ गया 77/208। मतलब 208 जो है वो टोटल मिक्सचर हुआ, उसमें से 77 यूनिट आपके पास स्प्रिट है। तो स्प्रिट और वाटर का अगर आप रेशियो निकालना चाहेंगे तो वो हो जाएगा 77 रेशियो 208 - 77 अगर आप करेंगे तो 131। तो स्प्रिट और वाटर का रेशियो ये बन जाएगा आपके पास। यहां पर आपसे कंटेनर बी में वाटर और स्प्रिट का रेशियो पूछ रहा है, दैट मीन्स कि इसका रिवर्स पूछ रहा है, तो रिवर्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 131/77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर अपन से पूछा जा रहा है कि इसका एक फैक्टर क्या होगा, जहां पर k एक ओड नंबर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन दे रखे हैं। इस तरीके की क्वेश्चन को करने का वैसे सबसे बढ़िया तरीका है कि k की कोई वैल्यू डाल दी जाए। जैसे ओड नंबर है तो मैं जो सबसे सिंपलेस्ट ओड नंबर है उसी को डाल देता हूं, k = 1, तो k = 1 यहां पर अगर आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 8 की पावर 2 + 5 की पावर 2, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25,
64 प्लस 25 कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 89, 89। दैट मीन्स यहाँ पर 89 आपके ऑप्शन में भी दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है वो 89 से डिवाइड होगा। अब देखिए इसको निकालने का वैसे एक तरीका भी होता है, आपको याद भी रखनी है वो चीज, काफी बार आती है काम में। a की पावर n प्लस b की पावर n अगर आपको दे रखा है, यहां पर अगर n जो है वो ओड है तो उस केस में ये a प्लस बी से डिवाइड होगा, लेकिन अगर n इवन है तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सेम तरीके से एक a की पावर n माइनस b की पावर n भी आपको दे रखा होता है, उस केस में n ओड हो या n इवन हो, दोनों ही केस में ये a माइनस बी से डिवाइड होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो बीच में प्लस साइन है, तो प्लस साइन के केस में केवल ओड पावर पे ही अपन a प्लस बी करेंगे, लेकिन यहां पर 2k और 2k क्या है, ये तो इवन पावर हो गई, तो फिर इसको पहले ओड बनाना पड़ेगा। अब ओड कैसे बनाएंगे, तो यहां पर ये जो 8 की पावर 2k है, इसको मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर की होल पावर k। अपन जानते हैं कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आपस में 2k हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 का स्क्वायर बन गया 64, तो ये बन गया 64 की पावर k। सेम तरीके से ये जो 5 की पावर 2k है, इसको आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर 25 की होल पावर k। तो अब आप यहां पे देखिए ये आपके पास बन गया 64 की पावर k प्लस 25 की पावर k, और k आपको क्या दे रखा है, ओड नंबर दे रखा है, तो ये जो पावर है ओड हो गई, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये 64 प्लस 25 से डिवाइड होगा। 64 प्लस 25 दैट इज 89, तो 89 से डिवाइड होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है द टोटल कंजम्पशन ऑफ शुगर वाज 20 kg पर मंथ फॉर ए फैमिली। तो देखिए एक फैमिली का आपको शुगर का टोटल कंजम्पशन दे रखा है जो कि है 20 किलो पर मंथ। एज द प्राइस इंक्रीज्ड बाय 35%, द फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड ओनली बाय 8%। तो देखिए जो प्राइस है वो 35% बढ़ गया, इस वजह से फैमिली को अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ा, क्योंकि उसको अपना एक्सपेंडिचर केवल और केवल 8% बढ़ाना था। तो अपन से पूछा जा रहा है कि कितना कंजम्पशन रिड्यूस किया गया होगा। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू हो जाता है अपने पास प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो यहां पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जब कभी भी आपके पास इस तरीके से मल्टीप्लाई के साइन में एक्सप्रेशन हो और आपसे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछे, तो यहां पर आप सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100। ये वाला फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मूला केवल और केवल तभी अप्लाई होगा जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास बनता है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यहां पर बीच में प्लस साइन आता है, तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पर होता क्या है, ये जो x1 है ये आपके पास हो जाता है जितना आपके पास जो प्राइस है उसका परसेंटेज, x2 हो जाता है कंजम्पशन का परसेंटेज, और यहां से जो वैल्यू मिलेगी आपको ये आपके पास बन जाती है एक्सपेंडिचर का परसेंटेज। तो यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर जैसे इंक्रीज हुआ है तो अपन प्लस साइन लेंगे और डिक्रीज हुआ है तो माइनस साइन लेंगे। तो यहां पर आप देखिए बोला जा रहा है कि जो प्राइस है वो 35% बढ़ी, दैट मीन्स कि x1 आ गया आपके पास प्लस 35। कंजम्पशन को अपन को निकालना है तो उसको अपन प्लस साइन के साथ लेते हैं, अगर घटेगा तो ओवर अपने आप ही माइनस साइन में आ जाएगा, ऑब्वियस है घटेगा ही सही, तो वो अपने आप ही माइनस साइन में आ जाएगा। तो यहां पर मैं इसको माइनस सी कर देता हूं, तो ये हो गया अपने पास 35 इंटू माइनस सी, सॉरी प्लस साइन के साथ ले रहा था मैं, माय मिस्टेक, तो प्लस साइन के साथ ही ले लेते हैं, वो घटेगा तो अपने आप ही माइनस साइन के साथ आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, और एक्सपेंडिचर जो है वो 8% बढ़ा, तो फिर से यहां पर प्लस 8। तो देखिए यहां पे आप 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में, तो ये आ जाएगा आपके पास 27c/20 इक्वल टू, ये 35 उधर गया, 8 माइनस 35 मतलब माइनस 27, 27 कैंसिल आउट हो गया अपने पास, तो c इक्वल टू आ गया -20। तो माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि ओवरऑल घटा है, और कितना घटा 20%। तो यहां पर अपन को यही निकालना है कि वो कितना घटा, तो बस टोटल कंजम्पशन 20 किलो था, तो 20 का 20% आप निकाल लीजिए, 20 का 20% कितना हो जाएगा 400 बटा 100 मतलब 4 किलो। दैट मीन्स कि 4 किलो जो है कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर अपने पास बोला जा रहा है कि एक सर्टेन लोन है was returned in 2 equal half yearly installment of 6760 each. If the rate of interest was 8% per annum compounded yearly, how much interest was paid? तो देखिए यहां पर अपन को एक लोन को चुकाना है 2 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू उसने दे रखी है 6760 रुपए की, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है। अपन से पूछा जा रहा है कितना इंटरेस्ट होगा। तो यहां पर सबसे पहली बात तो जो इंस्टॉलमेंट है वो हाफ ईयरली है, तो अपन को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी हाफ ईयरली बनाना पड़ेगा, तो 8 का आधा हो जाएगा, दैट मीन्स कितना 4%। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस 4% को फ्रैक्शन में लिख लीजिए,
4% को फ्रैक्शन में वैसे 1/25 होता है। अगर किसी को नहीं पता तो आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो परसेंट है, परसेंट हटा के अपन 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4/100 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1/25। तो 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपके पास बन गई 1/25। तो अब आप यहाँ पे देखिए, मैं बोल सकता हूँ कि 25 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज अपन को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 25, और 25 पे 1 का ब्याज मतलब 26। फिर अब यहाँ पर देखिए 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो ये 1 हुआ। अगर अब आपको दूसरी निकालनी है तो फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। अगर यहाँ पर तीसरी निकालनी होती तो फिर और क्यूब करके नीचे लिखना पड़ता, लेकिन उतना जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 ही इंस्टॉलमेंट है। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो वैल्यू होती है ये आपके पास होती है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, और आप जानते हो कि इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर होती है, तो ये जो ऊपर वाला रेशियो है इसको भी अपन को इक्वल करना पड़ेगा। ये सारा जो काम अपन कर रहे हैं इकाई में कर रहे हैं, रेशियो में कर रहे हैं, तो रेशियो इक्वल करने के लिए ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इधर में मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस है कि इधर भी मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज रेशियो में हमेशा LHS RHS दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है। तो ये 26 × 50 हो गया 650, और ये हो गया 676। तो इनको आप ऐड कर लीजिए, तो देखिए ये तो आपके पास बन गया 1275, और ये आपके पास बन गया 6 6 12 की 2, 1 कैरी चला गया 5, 1 कैरी चला गया, दैट इज 1352। तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास बन जाती है प्रिंसिपल, ये जो वैल्यू है ये आपके पास बन जाती है अमाउंट, और इनका डिफरेंस अपन जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वो बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पर आपसे इंटरेस्ट की वैल्यू ही पूछ रहा है, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, मतलब 676 रुपए की वैल्यू आपको दे रखी है, 6760, और ये जो इंटरेस्ट बना उसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 में से 5 गया 7, 14 में से 7 गया 7, तो 77 यूनिट आ गया। तो 77 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 77 × 10 मतलब 770 रुपए। तो जो अपना इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 770 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 प्राइम नंबर x एंड y वेयर x इज लेस देन y इज 141, फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस 5x। तो यहां पर आप देखिए x और y प्राइम नंबर है और इनका एलसीएम आपको दे रखा है। तो देखिए जब कभी भी 2 प्राइम नंबर हो तो उनका एलसीएम हमेशा उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि अपन को x × y की वैल्यू दे रखी है, बिकॉज x और y का एलसीएम x × y ही हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 141। तो यहां पर अपन को एक तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को करने का और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है। तो यहां पर आप देखिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि x और y प्राइम भी होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर x और y जो है वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम ही ले सकते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 3 × 47 जो है वो आपके पास 141 होता है, तो अपना क्या हो जाएगा ये 3 और 47, और यहाँ पर बोला गया है कि x लेस देन y, तो जो छोटा वाला है उसी को मैं x मानूंगा और बड़े वाले को y मानूंगा। तो 3 × 47 141 और 3 और 47 प्राइम नंबर है, तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पर अपन से y माइनस 5x की वैल्यू पूछ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 47 माइनस 5 दिए 15, दैट इज इक्वल टू कितना 32, ऑप्शन नंबर बी। A triangle ABC is inscribed in a circle. Its vertices are these. Find the coordinates of the circumcenter. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है जो कि सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है और उसके वर्टिसेज अपन को दे रखे हैं, लेट से ABC। तो अपन से सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले अगर मैं इन तीनों वर्टिसेस से अगर एक ट्राइंगल बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहां पर मैंने ऐसा ही ट्राइंगल क्यों बनाया, इसके पीछे वजह है। सबसे पहले यहां पर अगर मैं मार्किंग करूं तो ये A -1, B 0, -4, और ये हो गया आपका C -1, -5। यहां पर आप देख सकते हो A और C में जो x कोऑर्डिनेट है वो बराबर है -1। जब कभी भी कोई भी दो वर्टिसेज में अगर x कोऑर्डिनेट बराबर होगा तो फिर वो दोनों वर्टिसेज आपके वर्टिकल लाइन पे लाई करेंगे। अगर y कोऑर्डिनेट बराबर होता तो फिर उस केस में वो दोनों आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं। तो यहां पर इस वजह से मैंने ये पूरी एकदम सीधी लाइन बनाई है AC, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए अपन सबसे पहले अगर बनाए सर्कम सर्किल, तो सर्कम सर्किल क्या होता है, इन तीनों वर्टिसेस से मिला के जो सर्किल बनेगा वही सर्कम सर्किल होता है, कुछ इस तरीके का। और फिर अब यहां पर अगर इसका सर्कम सेंटर निकालना है तो सर्कम सेंटर क्या होता है, ये तीनों जो आपको ट्राइंगल की साइड दे रखी है, इन तीनों के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होगा वो आपके पास बनेगा सर्कम सेंटर, कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो है वो आपके पास बन गया सर्कम सेंटर। तो अगर मैं इस सर्कम सेंटर को लेट से O, इस O को अगर A, B और C के साथ ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस का काम करेंगे, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो यहां पर आप देखिए इस क्वेश्चन को निकालने का जो नॉर्मल तरीका अपन इस्तेमाल करते हैं वो तो ये कि मैं इसको x, y मान लूं
और यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर ये तीनों रेडियस है दैट मीन्स कि OA जो है वो बराबर है OB के एंड दिस इज इक्वल टू OC। तो यहां पर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से OA, OB और OC की लेंथ निकाल लूं और उनको आपस में इक्वल करके दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बना के x और y की वैल्यू निकाल लूं। वो अच्छा तरीका है, उससे आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक और तरीका आप एप्लीकेबल कर सकते हो। वो क्या, यहां पर आप देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं AC, ये क्या है, एकदम वर्टिकल लाइन है। अब ये कहीं भी होती, भले यहां की जगह थोड़ी लेफ्ट होती, राइट होती, कहीं भी होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगी वर्टिकल। अगर इसका जो ये सेंटर आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हो, -1 दैट इज -2/2 मतलब -1 और 1 -5 दैट इज -4/2 दैट इज -2। तो ये जो आपके पास सेंटर होगा ये हो जाएगा -1, -2। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये जो AC है ये वर्टिकल लाइन है और ये जो है ये क्या है आपके पास, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर है दैट मींस कि 90 डिग्री पर है। मैं बोल सकता हूं कि अगर एक वर्टिकल लाइन पे मैंने कोई परपेंडिकुलर बनाया तो ऑब्वियस है कि वो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल होगा। ये हॉरिजॉन्टल होगा तो फिर ऑब्वियस है कि ये सेंटर से होके गुजरेगा ही गुजरेगा। और ये अगर सेंटर से होके गुजरेगा ही गुजरेगा तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो y कोऑर्डिनेट्स बराबर होते हैं तो उस केस में वो जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल बनती है। तो अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उन सब का y कोऑर्डिनेट बराबर होगा तो ये जो सेंटर आपके पास होगा इसका भी -2 ही होगा y कोऑर्डिनेट, और केवल एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अब यहां पर आप देखिए ये तो अपना एक तरीका हुआ ही सही, ये हर बार जरूरी नहीं है कि लग सके क्योंकि यहां पर AC वर्टिकल आ गया इस वजह से लग गया, लेकिन ऐसा कोई पक्का तो नहीं है। तो फिर अपन क्या करते हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं कि OA = OB = OC करके कैसे इसको सोल्व करें। तो यहां पर आप देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि x1 y1 और x2 y2 के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है मतलब लेंथ निकालनी है तो दिस इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहां पर अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो ये जो आपका स्क्वायर रूट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए OA क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मतलब ये OA स्क्वायर बन गया। और OB स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो OB स्क्वायर अपने पास हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर प्लस y + 4 का स्क्वायर। और सेम तरीके से अगर मैं OC स्क्वायर की बात करूं तो OC स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का स्क्वायर। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर मैं ये पहले और तीसरे की बात करूं तो यहां पर x + 1 का स्क्वायर अपने आप में आपके कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप लेके चले तो ये खुलेगा y² - 2y + 1 और ये आपके खुलेगा y² + 10y प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये y² भी यहां पे कैंसिल आउट हो गया, ये -2y उधर जाएगा तो ये हो गया आपके पास 12y, दिस इज इक्वल टू -24। तो यहां से मैं बोल सकता हूं y = आ गया -2 और y = -2 केवल एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो आप उसको लगा सकते हैं। हो सकता है कि हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, ये इसी वजह से हुआ क्योंकि AC एक सेम लाइन में था। अगर AC वर्टिकल नहीं होता तो फिर यहां पर आपके पास x और y में ही इक्वेशन बनती, तो फिर आप और कोई दूसरे को साथ में ले लेते, जैसे यहां पर पहले और दूसरे को भी साथ में लेते तो फिर एक xy की इक्वेशन यहां से बन जाती। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप उनको सोल्व कर सकते थे। The Indian cricket team has to be selected from 16 players, out of which 6 are bowlers. In how many ways can the team be chosen such that there are at least 4 bowlers? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक इंडियन क्रिकेट टीम को अपन को चूज करना है, टोटल 16 प्लेयर्स है, इसमें 6 जो है वो बॉलर है और टीम इस तरीके से बनानी है कि कम से कम 4 बॉलर होने ही चाहिए। देखिए कम से कम बोलने का मतलब है कि 4 होने चाहिए, इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 3 पॉसिबिलिटी है, या तो 4 बॉलर हो या 5 बॉलर हो या फिर 6 बॉलर हो, क्योंकि टोटल कितने बॉलर है, 6 बॉलर है। तो अब आप देखिए मैं बोल सकता हूं कि सबसे पहले मैंने 4 बॉलर की अगर मेरे को टीम बनानी है जहां पे केवल 4 बॉलर होंगे, 4 से ज्यादा नहीं होंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि 6 में से 4 बॉलर को मैंने सेलेक्ट किया, जिसको सेलेक्ट करने का तरीका होता है 6C4। अब अपने पास कितने प्लेयर बच गए, 6 तो बॉलर है, बाकी 10 बैट्समैन होंगे। और मैं बोल सकता हूं कि क्रिकेट टीम में तो 11 प्लेयर होंगे, उसमें से 4 बॉलर हो गए, दैट मीन्स कि 7 प्लेयर और अपन को सेलेक्ट करने, तो वो किस में से होंगे, 10 प्लेयर्स में से होंगे, तो वो हो जाएंगे 10C7। अब यहां पे सेम तरीके से अगर आपको 5 बॉलर को सिलेक्ट करना है तो 6 में से 5, अब आपको टोटल 6 प्लेयर और सिलेक्ट करने हैं जो कि बाकी 10 प्लेयर्स में से होंगे, तो 10C6। फिर अगर 6 बॉलर को सिलेक्ट करना है तो 6C6 मल्टीप्लाई
और बाकी जो 5 प्लेयर हैं वो आपको 10 बैट्समैन में से लेने पड़ेंगे, तो 10c5। तो अब आप देखिए यहां पर ये तो एक तरीका हुआ ही सही, मतलब यही तरीका है, लेकिन यहां पे जो कंफ्यूजन अपने पास आता है वो ये आता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर लूं कि सबसे पहले मैं 4 बॉलर्स को सेलेक्ट कर लूं। अब 4 बॉलर मैंने सेलेक्ट कर लिए, अब मेरे पास कितने प्लेयर रह गए, 16 माइनस 4 12 प्लेयर रह गए। तो मैं इन 12 में से 11 माइनस 4 करोगे तो 7, तो इन 12 में से 7 को सेलेक्ट कर लेता हूं। इससे होगा क्या, देखिए जो अपने पास मिनिमम वाली कंडीशन थी कि 4 बॉलर कम से कम होनी चाहिए, वो हो गए। 4 बॉलर यहां पे मेरे पास आ गए। अब इस 7 में मैं मान लेता हूं कि अगर एक बॉलर आ गया होगा तो मिला के 5 बॉलर हो जाएंगे, हो सकता है 2 बॉलर आ गए तो मिला के 6 बॉलर हो जाएंगे, और अगर एक भी बॉलर नहीं आया तब भी 4 बॉलर तो थे ही सही, मतलब जो कंडीशन थी वो तो फुलफिल हो रही थी। फिर ऐसा क्यों नहीं किया कि सीधा 6c4 मल्टीप्लाई 12c7, ऐसा क्यों नहीं किया। तो देखिए ये नहीं करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह क्या, यहां पर रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन किस तरीके से होता है, जैसे कि अगर अपन मान ले कि जो बॉलर्स है अपने पास, उनको मैंने बोल दिया कि भैया यहां पर मेरे पास ए बी सी डी, ये 4 बॉलर आ गए, और अब मैंने मान लिया कि ये जो 7 है इनमें से एक बॉलर मेरे पास सिलेक्ट हुआ ई। तो देखिए ये अपना पहला केस बन गया। अब दूसरी बार में होगा क्या, ऐसा भी हो सकता है कि इधर से मेरे पास ए बी डी ई ये 4 बॉलर आ गए, और इधर से जो एक बॉलर सेलेक्ट किया वो मेरे पास आ गया सी। तो अब अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल टीम में यहां पर भी ए बी सी डी ई आया, और यहां पर भी ए बी सी डी ई आया, तो वही सेम कॉम्बिनेशन वापस से रिपीट हो गया, और ऐसे न जाने कितने कॉम्बिनेशन आपके पास रिपीट हो जाएंगे। इस वजह से यहां पर डायरेक्ट अपन नहीं चुन सकते, अपन को 4 बॉलर्स को अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा, 5 को अलग करना पड़ेगा और 6 को अलग करना पड़ेगा, तभी जाके अपन टीम बना सकते हैं। तो यहां पर इनको अपन को सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए 6c4 ये हो जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 दैट इज 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 7 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, वैसे देखिए आपको एक बात ध्यान भी रखनी है कि nc1 इज इक्वल टू होता है ncn माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू n। तो यहां पर 6c5 को आप डायरेक्ट 6 भी बोल सकते हो, और सेम तरीके से nc0 इज इक्वल टू ncn इज इक्वल टू 1। तो यहां पर ठीक है, चलिए लिख ही देते हैं, तो मैंने लिख ही दिया, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है। फिर ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपन 10 माइनस 6 6 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6 हो गया 4 फैक्टोरियल, और ये 6c6 एनसीएन हो जाता है 1, तो ये 1 आ गया आपके पास। फिर ये 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो ये तो अपने पास हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे में 2। फिर ये हो जाएगा 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए, और 3 फैक्टोरियल बन गया 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर ये तो अपने पास आई गया 6 के बराबर, और ये हो गया 10 इंटू 9 8 7 डिवाइड बाय 4 3 2 1, प्लस इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए 10 9 8 7 6 और 1 5 फैक्टोरियल से 1 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे का एक जो 5 फैक्टोरियल है वो बन जाएगा 5 4 3 2 1। तो अब यहां पर आप देखिए इसको सोल्व करिए, ये 3 दूनी 6 हो गया, फिर ये 2 से 5 बार में चला गया आपके पास, फिर ये फिर से 3 दूनी 6 हो गया, और ये 4 से 2 बार में, फिर ये फिर से 3 दूनी 6 5 दूनी 10 4 दूनी 8। तो देखिए ये बन गया आपके पास 9 8 72, और 72 इंटू 25 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25 दूनी 50 की 0 5 कैरी चला गया, 25 का 7 बार में 175 175 प्लस 5 180 दैट मीन्स 1800। फिर ये आपके पास बन जाएगा 9 7 63 63 का 2 बार में 126 तो 1260। फिर ये आपके पास बन गया 7 दूनी 14 14 दूनी 28, और 28 इंटू 9 अगर मैं करूंगा तो 9 8 72 की 2 7 के लिए चला गया, और 9 दूनी 18 18 और 7 25 252। देखिए ये 2 5 और 6 11 की 1 1 के लिए चला गया, तो 18 और 12 हो गया 30 30 और 3 33 3312, ऑप्शन नंबर सी। तो टोटल 3312 तरीके ये टीम सेलेक्ट करने के। चलिए फिर यहां तक आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की और भी नई वीडियोज आपको मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।